आशा करती हूँ कि पिछली कक्षा में हमने जो सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति के पहले चरण को जाना था, प्राकल्पना की जांच, वो आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। मैंने पिछली कक्षा में इसके संबंध में आपको उदाहरण भी दिया था कि किस प्रकार से जब आप अनुसंधान के लिए निर्धारित करते हैं किसी विषय का चुनाव करते हैं, तो आपको प्राकल्पना का भी निर्माण करना होता है। वो एक वैज्ञानिक पद्धति का बहुत महत्वपूर्ण चरण है। अब जब हम सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति की बात कर रहे हैं, तो दूसरा चरण जो है, जिसे हमने नाम दिया है वैज्ञानिक चरण, है ना। तो सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति की दूसरी विशेषता क्या है? वैज्ञानिक चरण। अगर वैज्ञानिक चरण नहीं है सामाजिक अनुसंधान में, तो वो सामाजिक अनुसंधान कहलाया ही नहीं जाएगा, क्योंकि हम निरंतर इस बात की पुष्टि प्रारंभ से, जब हमने समाजशास्त्र की पुस्तक को हाथ में रखा था और हमने पहला शब्द जो जाना था वो ये जाना था कि समाजशास्त्र विज्ञान है, और विज्ञान एक सिस्टमैटिक पैटर्न से चलता है। वो हमारी कल्पना नहीं, वो हमारी सोच नहीं, वो जो वास्तव में घटित हो रहा है उन आधार बिंदुओं पर टिका हुआ है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें जब सामाजिक अनुसंधान करना है एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में, तो हमें वैज्ञानिक चरणों को भी अपने अध्ययन में समावेशित करना होगा। ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कहीं भी संशय नहीं है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि सामाजिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता द्वारा वैज्ञानिक शोध पद्धति के विभिन्न चरण, जैसे निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण, विश्लेषण, व्याख्या एवं निष्कर्ष का कठोरता से पालन करना होगा। अब इसको थोड़ा थोड़ा सा समझते हैं विस्तार में। हम इनको अलग अलग ही पढ़ेंगे, तब हम समझ लेंगे। पहले आपने किसी सामाजिक समस्या का निरीक्षण किया कि ये समस्या समाज में निरंतर फैलाव की ओर है, ठीक है। तो आपने उस विषय का चुनाव किया। पहले आपके मन मस्तिष्क में ये विषय अंकित हुआ कि मुझे अमुक अमुक विषय पर अध्ययन करना है। अब आपने निरीक्षण किया, उसके बाद आपने जो कुछ भी अध्ययन करना है उसको वर्गीकृत किया कि आप किस प्रकार से उस अध्ययन को करेंगे। उसके बाद उस अध्ययन के पश्चात आपने उसका विश्लेषण किया, और तत्पश्चात जो आपकी फाइंडिंग्स हैं, उन सारी जो आपने सामाजिक समस्या से संबंधित जो कुछ भी आपने शोध किया है, पहले आपने उसको निरूपित किया, उसकी व्याख्या की, और अल्टीमेटली आप एक फाइंडिंग पे पहुँचे कि हाँ भाई, इसका रिज़ल्ट ये है। अमुक अमुक समस्या का जब विभिन्न चरणों पर कठोरता से पालन करने के बाद जो अध्ययन किया गया, उनकी फाइंडिंग्स ये हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ वैज्ञानिक चरण। तो सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति की पहली विशेषता जो हमने जानी थी वो थी प्राकल्पना की जांच, और दूसरी विशेषता जो हमने जानी वो है वैज्ञानिक चरण। अब तीसरी विशेषता की हम बात करते हैं, वो है व्यवहारिक एवं शुद्ध अनुसंधान। क्या है ये? देखिए, हम निरंतर इस बात पर दृष्टिपात कर रहे हैं, निरंतर इस बात को हम सामने लाने की चेष्टा कर रहे हैं कि सामाजिक अनुसंधान हर पल, हर क्षण एक मोटिव लेके चलता है कि वो विशुद्ध ज्ञान की खोज करे, वो उन तथ्यों को उकेरित करे, बाहर निकाले, ढूंढ निकाले जो समाज के लिए उपयोगी हो, और जिससे समाज को ये पता चल सके कि समाज में जो घटनाएं विशेष घटित हो रही हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, उनके पीछे कौन कौन से कारण हैं। तो शुद्ध सामाजिक अनुसंधान विशुद्ध ज्ञान की खोज पर
बल देता है। वहीं व्यवहारिक सामाजिक अनुसंधान दिन प्रतिदिन की व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में योगदान देता है। देखिए, यहाँ दो शब्दों का हमने प्रयोग किया। पहला शुद्ध सामाजिक अनुसंधान और दूसरा व्यवहारिक सामाजिक अनुसंधान। ये दोनों ही प्रकार के अनुसंधान चलन में हैं, प्रचलित हैं। एक वो अनुसंधान जो पूर्णतः प्योर साइंस के पैटर्न पे चल रहा है, वहाँ मोटिव क्या है? एक विशुद्ध ज्ञान की खोज करना, एक ऐसे ज्ञान की खोज करना जो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में, किसी भी तथ्य के साथ कहीं भी उसमें इम्प्योरिटी नहीं है। मुझे समझ में आ गया, आप कहीं उलझ गए। इसका तात्पर्य और आसान शब्दों में हम देखें कि वो पूर्णतः मानवीय भावनाओं के समावेश से बिल्कुल मुक्त है। वो जैसा है, चाहे वो खराब है चाहे अच्छा है, आपने उसे उसी रूप में निरूपित किया, उसी रूप में उसका अध्ययन किया। नहीं समझ में आया? मैं एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताती हूँ। मान लीजिए आपने किसी विद्यालय, जिसे हम स्कूल कहते हैं, महाविद्यालय अर्थात कॉलेज, कहीं का भी आपने एक अध्ययन किया। यूं ही एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, बिल्कुल रफ एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको समझाने के लिए। आपने अध्ययन किया, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, जबकि ये समाजशास्त्र के विद्यार्थी कभी भी ये अध्ययन नहीं करेगा, है ना, क्योंकि वो तो मनुष्य का अध्ययन करता है, समाज का अध्ययन करता है। यहाँ तो मैं एक फिजिकल वर्ड की बात कर रही हूँ कि उसने देखा कि क्लासरूम में जो टेबल रखी हुई है, वो टेबल है, 4 पायों पर है, उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म सा बिछा हुआ है ना। अब वो लोहे की है, वो कटर कटर आवाज़ कर रही है, उसमें जंग लगी हुई है, ये सब दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जो विशुद्ध ज्ञान है, जो शुद्ध सामाजिक अनुसंधान है, यहाँ मैं अनुसंधान शब्द कहूँगी तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान का तात्पर्य तो समाज का अध्ययन करना है। तो वहाँ आपने बिल्कुल तटस्थ होकर वही बताया कि भाई 4 पाए हैं, उस पर एक प्लेटफॉर्म लगा हुआ है, उसमें जंग लगी हुई है ना, और वो किसी भी स्थिति में हाइजीनिक नहीं है, या ये जो वस्तु स्थिति है आपने उसका अध्ययन किया। यहाँ ये तटस्थ अध्ययन हुआ, है ना। यहाँ आपका कोई भी जो चीज़ जिस रूप में आपने उसका अध्ययन किया, और वहीं दूसरी ओर जब आप व्यवहारिक सामाजिक अनुसंधान करते हैं तो आपने वहाँ फाइंडिंग्स दी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह की जिसमें जंग लगी हुई है उस तरह के टेबल्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और जो उसका ऊपर प्लेटफॉर्म है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, जो उसके पाए हैं बहुत हिल रहे होते हैं तो वो मजबूत होने चाहिए, सॉलिड होने चाहिए। इस तरह की तमाम तरह के आपकी भावनाएं उसमें सम्मिलित हुई। तो ये एक व्यवहारिक अनुसंधान हुआ कि व्यवहार में, प्रैक्टिकलिटी में वो चीज़ कैसी होनी चाहिए, और इससे जो व्यवहारिक समस्याएं उनका हल निकलेगा। तो मैंने एक आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया जिससे आप इस अंतर को समझ सकें कि व्यवहारिक और शुद्ध अनुसंधान में क्या अंतर है, और ये दोनों ही अनुसंधान समाज में आवश्यक हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति की चौथी विशेषता क्या है। वो है वस्तुपरकता, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसी से सारा गड़बड़ हो सकता है। इसी से जो समाजशास्त्र को हम विज्ञान होने का दावा करते हैं, वहीं सारी की सारी स्थिति हमारी गड़बड़ हो जाएगी अगर हमने वस्तु जो निष्ठता है उसका पालन नहीं किया। वस्तु निष्ठता जैसे कि जो शब्द है उससे ही स्पष्ट होता है
जो चीज़, जो वस्तु जिस रूप में है उसका उसी रूप में अध्ययन करना। इसका तात्पर्य वो जिस रूप में है वो आपने जाना, किस रूप में होनी चाहिए इससे आपका कोई सरोकार नहीं है। आपकी भावनाएं सम्मिलित नहीं होनी चाहिए। जैसे बहुत अजीब सा मैं, परंतु शायद आपको दिलचस्प लगे कि एक उदाहरण देती हूँ कि जैसे मैंने पहली कक्षा में दिया था कि H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन वाटर का निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। अब ये तो वस्तुनिष्ठ अध्ययन है, जो है वस्तु स्थिति उसका आपने कंक्लूजन, आपने रिजल्ट बताया कि जब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलेंगे तो वाटर का निर्माण करेंगे। अब ये तो ऑब्जेक्टिविटी है, परंतु जैसे ही हम इसमें अपनी भावनाओं का समावेश करें तो हम कहेंगे नहीं नहीं 2 हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, 3 होने चाहिए, दूसरा कहेगा नहीं 5 होने चाहिए, और किसी ने कहा नहीं ऑक्सीजन भी भाई कम पड़ रहा है तो ये तो 3 होने चाहिए, है ना। तो ये जैसे ही हमारी भावनाओं का समावेश होगा वो विज्ञान फिर नहीं रहेगा, वो तो कल्पना का संसार हो जाता है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो सामाजिक अनुसंधान की जो प्रकृति है वो ऑब्जेक्टिविटी उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। निरंतर जो वैज्ञानिक, सामाजिक वैज्ञानिक इस बात के पक्षधर हैं कि समाजशास्त्र एक प्योर साइंस की भांति है। देखिए कुछ लोग, मैं बराबर इस बात को मानती हूँ कि संसार में ऐसी कोई विचारधारा नहीं है जहाँ सर्वसम्मत एक राय हो, कोई भी विचारधारा नहीं है। मतलब ये चीज़ तो मैं 100% दावे से कह सकती हूँ कि जब से संसार का निर्माण हुआ है तब से लेकर आज और आने वाले समय में भी कोई एक ऐसी विचारधारा नहीं हुई जिसमें सबकी ओपिनियन एक जैसी हो। तो फिर समाजशास्त्र जब विषय बना, उसका निर्माण हुआ, किस तरीके से हुआ ये सब आप जानते ही हैं। तो वहाँ पर भी 2 बातें आई कि एक वर्ग, एक धड़ा ये कहता था कि समाजशास्त्र प्योर साइंस की भांति है, शुद्ध विज्ञान है, परंतु एक पक्ष इस बात को नहीं मानता। ठीक है, तो जो पक्ष इस बात को मानता है कि समाजशास्त्र शुद्ध विज्ञान है, वो इस बात पर निरंतर बल देता है कि वस्तुनिष्ठता उसकी सर्वप्रमुख विशेषता है। थोड़ा सा डाउटफुल इसलिए होता है कि हम मनुष्य हैं, चाहे अनचाहे कोशिश एक शोधार्थी अवश्य करता है, वो हर संभवतः कोशिश करता है कि वो स्टिक रहे, टिका रहे वो ऑब्जेक्टिविटी पर। परंतु कई बार जब सहभागी अवलोकन होता है ना, ये अध्ययन की एक प्रविधि है ना, मेथड है सामाजिक अनुसंधान करने का, और कहीं ना कहीं इमोशनल जब अटैचमेंट हो जाता है तो उससे जो वस्तुनिष्ठता है वो थोड़ी सी प्रभावित हो जाती है। इसलिए पूर्णतः प्योर साइंस का दावा करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, परंतु जब हम प्योर साइंस की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिविटी को अपनाए रखना, उसको पकड़े रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक सामाजिक वैज्ञानिक का ये कर्तव्य माना जाता है कि वो घटना के अध्ययन में अपने विचार, अपने मनोभाव, पूर्ण धारणा जो उसने सोचा है कि ये जो सामाजिक समस्या है ये उसके संबंध में तो ये होना ही चाहिए, इस तरह की धारणाओं को उसे अपने अध्ययन में नहीं आने देना चाहिए। तो वस्तुनिष्ठता, जैसे मैंने आपसे निरंतर इस बात पर आपको बल दे रही हूँ कि विज्ञान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक और विशेषता की, वो है सत्यापनशीलता। बिल्कुल नाम से स्पष्ट है कि सत्यापनशीलता से तात्पर्य क्या होता है कि तथ्यों की जो निष्पक्षता है उसे जांच एवं पुनर्परीक्षण की योग्यता से गुजरना है। तो वैज्ञानिक ज्ञान सदैव सत्यापनशील तथ्यों पर आधारित होता है। इसका मतलब ये कि उसे वेरीफाई किया जा सके, उसकी पुष्टि की जा सके कि हाँ ये जो अध्ययन हुआ है, अगर इस अध्ययन को पुनः किया जाएगा तो यही रिजल्ट आएगा। समझ रहे हैं आप बात को, कि उसकी निष्पक्षता की
जांच हो। अगर मान लीजिए आपने किसी सामाजिक समस्या का अध्ययन किया और 2 या 3 वर्ष बाद आपके अध्ययन को पुनः उसका परीक्षण किया जाए, तो ये बात यकीनन दावे से कही जा सके कि आपके अध्ययन में वस्तुनिष्ठता थी, निष्पक्षता थी। कहीं पर भी किसी भी मनोभाव का, जो मानवीय मनोभाव हैं, जो प्योर साइंस के लिए सबसे बड़ा हर्डल होते हैं, उनका कहीं समावेश नहीं हुआ है। और पुनर्परीक्षण करने पर भी जो आपके द्वारा सिद्धांत पूर्व में प्रतिपादित किए गए, वो सिद्धांत यथावत बने रहे। तो ये तो हुई सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति की एक और विशेषता। आने वाली कक्षा में हम एक और विशेषता के बारे में जानेंगे और तत्पश्चात हम सामाजिक अनुसंधान के जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो उद्देश्य हैं, उनके बारे में जानेंगे। आशा करती हूँ आज जो कुछ भी आपने पढ़ा सुना वो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं तो आपका स्वागत है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रश्नों को डालिए, अपनी जिज्ञासाओं को लिखिए। आने वाले समय में अगर मुझे इस प्रकार का कोई प्रश्न मिलता है तो मैं उसे सुलझाने की अवश्य चेष्टा करूँगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।